आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी पर्चे नामजदगी या नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस सम्त में आज पहला नाम हाफिज़ मतलूब करीम साहब का सामने आया, जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खेमे की तरफ से हैं। हालांकि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के खेमे की तरफ से इन्होंने पर्चा फाइल किया है। इस पर हतमी फ़ैसला सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को लेना है, लेकिन हाफिज़ मतलूब करीम साहब सिराज कुरैशी साहब के बेहद नज़दीकी और करीबी बताए जाते हैं। जब उनके पर्चे नामजदगी के बाद लोगों में सुगबुगाहट शुरू हुई, तो उसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने लोगों से कहा कि जो लोग भरना चाहें वो भरने के लिए आज़ाद हैं। आखिरी फ़ैसला उनका अपना 14 जून की शाम को या 15 जून की सुबह को होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किन को विड्रॉ करना है और किन को विड्रॉ नहीं करना है। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की तरफ से प्रेसिडेंट का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी तक कोई हतमी और फाइनल मोहर नहीं लगी है। एक के बाद एक कई नाम आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उन नामों के बीच में एक बड़ा नाम उनके अपने साहबजादे समर का आ रहा है। लेकिन क्या ये वो पर्चा भरेंगे, फाइनल फ़ैसला इस पे सिराज साहब को लेना है। अभी इस पर सस्पेंस है, शुबहात हैं। अभी ये खबर पूरी तरह से खबर है। फाइनल फ़ैसला और फाइनल मोहर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की लगनी है। जो अभी बाकी है, या और कोई बड़ा नाम होगा, इसको भी देखना होगा कि और कौन नाम सिराज साहब की तरफ से हो सकता है। अभी नामों को लेकर के छेमी गोइयाँ जारी हैं। इन नामों के बीच में सिराज साहब के खेमे की तरफ से जो कई प्रबल उम्मीदवार बीओटी और एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, उनमें पहला नाम वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे देखा जाए तो एसएम खान साहब का नाम सामने आ रहा है, फुरकान कुरैशी नाम का नाम सामने आ रहा है, और इरशाद साहब, एडवोकेट इरशाद साहब स्वयं ताल ठोक रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और उस बीच में और उम्मीद थी कि कोई और नाम हो सकता है, लेकिन उन नामों को अब माना ये जा रहा है कि सिराज साहब ने दरकिनार कर दिया है। लेकिन इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इन 3 नामों में से, चाहे वो इरशाद साहब हों, चाहे वो एसएम खान साहब हों, और चाहे जो है फुरकान कुरैशी हों, ये कौन होगा या कोई चौथा होगा। हालांकि सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर एसएम खान ही हैं। पहले खबर ये आई थी कि एसएम खान साहब सिराज साहब के खेमे की तरफ से प्रेसिडेंट के दावेदार हो सकते हैं, प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सिराज साहब की तरफ से इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि एसएम खान साहब की एक बड़ी प्रोफाइल है, चाहे उनका सीबीआई के साथ अटैचमेंट हो, चाहे उस तत्कालीन राष्ट्रपति उस वक्त के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ उनका अटैचमेंट हो, उनका दूरदर्शन के साथ अटैचमेंट हो, या जो है उनका और दीगर इदारों के साथ, ख़ास तौर से जामिया हमदर्द के साथ या आरएनआई रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़ पेपर के साथ उनका अटैचमेंट हो। तो ये कई सारे बड़े अहम इदारों के साथ एसएम खान जुड़े रहे हैं। उनकी ये प्रोफाइल क्या उनको प्रेसिडेंट तक लेके जाएगी या वाइस प्रेसिडेंट तक लेके जाएगी, या उनके साथ कुछ और होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका अभी जवाब मिलना बाकी है। माना यह जा रहा है कि 14 जून की संध्या या 15 जून की मॉर्निंग में इसका जवाब मिल सकता है। और जो नाम सिराज साहब के खेमे की तरफ से आ रहे हैं, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद देखा जाए तो तीसरा नाम जो है वो अबू ज़र खान का नाम सामने आ रहा है, जो सफदर खान साहब के साहबजादे हैं, एक लायक सपूत हैं। देश और दुनिया पर उनकी काफ़ी गहरी नज़रें हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडिया और इंडिया से बाहर उनके कारोबार फैले हुए हैं। और चौथा नाम जो है वो सिकंदर हयात का है। हालांकि उससे पहले एग्जीक्यूटिव में थे, लेकिन इस बार क्या वो बीओटी में प्रमोट किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि सिराज साहब की तरफ से अब तक का जो सबसे बेहतरीन इंटरव्यू सामने आया था, जिसको उस वक्त तत्कालीन सिराज साहब के विरोधियों ने भी सराहा था, वो सिकंदर हयात साहब का ही था। 5वां नाम शाहिना मैडम का है। 6ठा नाम अगर आप देखें तो फुरकान साहब का भी है। फुरकान साहब किस पद के लिए लड़ेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हाफिज़ मतलूब करीम ने आज पर्चा भर दिया है। एनडीटीवी के सेल्स हेड, कारपोरेट गवर्नमेंट के साथ इनका अटैचमेंट है। गवर्नमेंट के साथ जो एनडीटीवी को कारपोरेट हेड करते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को देखते हैं। शारदा उनके प्रपोजल थे जिनको हम लोग
प्रपोजर थे जिनको हम लोग कप्तान के नाम से जानते हैं। तो 7वां नाम मतलूब करीम साहब का है, 8वां नाम शाहिना मैडम का है, 9वां नाम माना ये जा रहा है कि इमरान साहब का हो सकता है, जो सफदर साहब और एस एम खान साहब के जॉइंटली रिश्तेदार हैं। 10वां नाम किसका होगा? शाहिना मैडम का हो सकता है। 11, 12 और 13 इन 3 नामों पर फैसला है। हालांकि ये लिस्ट टेंटेटिव है, ये सूची टेंटेटिव है। इन 3 नामों में अब तक 53 दावेदार मान लीजिए अगर हैं, तो उन 53 में से फैसला 3 पर होला है, लेकिन हतमी फैसला सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को ही लेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाम जो है शाहनवाज साहब का भी है। शाहनवाज साहब का नाम इसलिए मजबूत है इन 13 में क्योंकि वो जब सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ रहे थे, जब आरिफ मोहम्मद खां चुनाव लड़ रहे थे और जब शकीलुज़्ज़मा अंसारी चुनाव लड़ रहे थे, इन तीनों विपरीत परिस्थितियों में इनके तमाम रिश्तेदार इन तीनों के साथ डे बाय डे अटैच रहे जब मौका आया। लेकिन शाहनवाज अटल रहे, अडिग रहे सिराज साहब के साथ। तो क्या ये उनको वफादारी का इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मतलूब करीम साहब की अपनी वफादारियां हैं, सबकी अपनी अपनी वफादारियां हैं, सबके अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, सबके अपने अपने माइनस पॉइंट हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इनके खेमे की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। 13 नामों में फाइनल लिस्ट क्या होगी, क्योंकि एक नाम फसीउल्लाह साहब का भी है, कुछ लोगों का नाम बॉम्बे से भी है, कुछ लोगों का नाम अलीगढ़ से भी है, और जाहिर सी बात है देश के और अलग अलग राज्यों से भी कुछ नाम हो सकते हैं। इन नामों को लेकर के फाइनल फैसला सिराज साहब को लेना है। दूसरी तरफ अबरार साहब ने ऐलान कर दिया है कि अगर लोगों की ख्वाहिश है, लोग चाहते हैं, लोग जानते हैं और मानते हैं, तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस पर उनके साथ कौन कौन लोग होंगे, ये एक अहम सवाल है। अब तक माना ये जा रहा है कि उनके साथ अहमद रज़ा हो सकते हैं, कमर अहमद हो सकते हैं, जमशेद ज़ैदी हो सकते हैं, मोहम्मद शमीम हो सकते हैं, और एक बड़ा नाम जो शाहिद अली ख़ान का है वो भी हो सकते हैं। ये टेंटेटिव नाम है, लेकिन फाइनल फैसला इस ग्रुप ने भी अबरार साहब पर छोड़ दिया है। अब अबरार साहब किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, इसका फ़ैसला अबरार साहब को स्वयं लेना है। आखिरी सूची माना ये जा रहा है कि अबरार साहब 14 तारीख को अपने हामियों के साथ, अपने मद्दाहों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, मेंबर्स के साथ, अपने पूरे ग्रुप में एक साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए पर्चा भर सकते हैं। संभावनाएं हैं। आखिरी फैसला यहाँ पर भी अबरार साहब को लेना है। अब सवाल ये है कि जो तीसरा ग्रुप है वो आसिफ हबीब का है। आसिफ हबीब साहब का अगर देखें तो उनके साथ इस वक्त एक मजबूत नाम जो जुड़ा हुआ है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं मुदस्सिर हयात, एमी ओल्ड बॉयज़ यूनियन दिल्ली चैप्टर के मुदस्सिर हयात एक मजबूत नाम है। लेकिन बाकी कौन लोग आसिफ साहब की तरफ से उम्मीदवार लड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि इस ग्रुप ने भी अपना फाइनल फैसला आसिफ हबीब साहब पर छोड़ दिया है। आसिफ हबीब साहब कितना असर डालेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कितने मेंबरों का समर्थन जुटा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस ग्रुप के वो नए खिलाड़ी हैं। लेकिन किसी को भी हल्के में लेना बड़ी भूल होगी इन तीनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को। लेकिन चौथा ग्रुप अगर शकीलुज़्ज़मा अंसारी का बनता है, 5वां ग्रुप अगर बदरुद्दीन खान का बनता है सलामतुल्लाह और दूसरे लोगों के साथ, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या छठा ग्रुप भी कोई क्रिएट होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर बदरुद्दीन चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनके साथ सलामतुल्लाह हो सकते हैं, क्या उनके साथ शराफतुल्लाह हो सकते हैं, क्योंकि इस बार माना ये जा रहा है कि बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग भी ग्रुपों में एक दूसरे को लेकर के होगी। क्योंकि आज जिस तरह से शाह रज़ा एक प्रपोजर के तौर पर मतलूब करीम के साथ सामने आए, तो कई लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए, उस पर उन्होंने डट करके उनको जवाब दिया। और जाहिर सी बात है कि हर मेंबर अपना फैसला स्वयं लेने के लिए आज़ाद है। तो कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा, किस ग्रुप में बगावत होगी, किस ग्रुप का लोग साथ छोड़ करके जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जहां सिराज साहब की अपनी स्ट्रेंथ है, वहीं सिराज साहब की टीम में माना यह जा रहा है कि 2 लोग बेहद मजबूत हैं। एक सिराज साहब स्वयं हैं, दूसरा 3 लोग एक ही माने जाते हैं 3 लेकिन माने एक जाते हैं। उसमें अबू ज़र हैं, एसएम खान हैं और सिकंदर हयात हैं, और चौथा नाम अगर ले लें तो इमरान का है। तो ये इमरान साहब और ये चारों लोग एक माने जाते हैं। तो ये एक बेहद मजबूत है, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है तकरीबन कॉमन है।
लेकिन मजबूत वोट बैंक है। इधर अगर देखें बीओटीज़ की तरफ तो अबरार साहब का अपना एक मजबूत वोट बैंक है, जो कि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, हार्वर्ड से रिटर्न हैं, उनकी अपनी एक प्रोफाइल रही है, इनकम टैक्स प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर रहे हैं, आईआईएम, 2 आईआईएम चाहे वो बेंगलुरु हो या अहमदाबाद हो, इन दोनों में आपने पढ़ाई की है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ रहा है, आरसीए रेजिडेंट कोचिंग एकेडमी, उधर जामिया हमदर्द जो हकीम अब्दुल हमीद के ख्वाबों की ताबीर और ख्वाबों का मरकज़ है, उस ग्रुप से भी अबरार का ताल्लुक़ रहा है। तो ये एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पे अपने आप को इनका ग्रुप पेश करने की कोशिश कर रहा है। उधर अबरार साहब को देखें तो एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिग्नेशन या इक्वल डिजिग्नेशन के तौर पर पोस्ट पर वो रिटायर हुए हैं। और एक तरफ देखें तो अबरार साहब चूँकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की इमारतों से, उसकी बुनियादों से, उसकी जड़ों से जुड़े रहे हैं, उसके बानियान के साथ इनका रिश्ता चौधरी आरिफ साहब के साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और कहा यह जाता है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को सेंटर में लाने में या इनको सेंटर में बढ़ावा देने में जिन 2 लोगों का बड़ा हाथ है, उनमें एक अबरार साहब का है और दूसरा सफदर एच खान साहब का है। तो कई सारे सवाल हैं। उधर जो है अबरार साहब के अलावा चूँकि ब्यूरोक्रेट हैं तो ब्यूरोक्रेट का इनका अपना एक लिंक होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट आपस में एक दूसरे के मजबूत स्तंभ और सुतून होते हैं। और बड़ी तादाद में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों या और दूसरे धर्मों के हैं, मेंबर हैं। तो ये देखना होगा कि अबरार साहब कैसे अपनी स्ट्रेंथ साबित कर पाते हैं, क्योंकि इनके साथ कमर अहमद साहब जो हैं वो भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हैं। इंडिपेंडेंट लड़के आते थे, जीतते थे और काफ़ी जो है क्रॉस वोटिंग इनको दूसरे ग्रुपों से होती थी, समर्थन मिलता था। तो इनका अपना एक दबदबा है। अहमद रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, इनका अपना एक दबदबा है इनके साथ वोटरों की। बड़ी बात यह है कि अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो और दूसरे लोगों के साथ हो सकती है। इसलिए अहमद रज़ा को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर काफ़ी मेंबरों के दिल में हो सकता है, क्योंकि अहमद रज़ा की जो इमेज है वो दूसरे मेंबरों के मुकाबले और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अहमद रज़ा एक सॉफ्ट स्पोकन हैं, सॉफ्ट कॉर्नर हैं और दूसरों के लिए उनके दिल में जज्बे हमदर्दी और जज्बे मोहब्बत भी है। तो इनके साथ इनका अपना वोट बैंक है। चौथा नाम अगर देखें मोहम्मद शमीम का, तो इनके साथ माना यह जा रहा है कि 70 से 100 वोट इनके साथ इंटैक्ट हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि फाइनल फैसला वोटरों को लेना है। वोटर क्या करेंगे ये देखने वाला समय बताएगा। जमशेद जैदी के साथ और कमर अहमद का वोट बैंक तकरीबन सेम है, तो जमशेद जैदी भी अगर इस ग्रुप से आते हैं, तकरीबन माना ही जा रहा है कि वो इस ग्रुप से चुनाव लड़ेंगे, तो एक बड़ा सवाल होगा और देखने वाला होगा कि जमशेद जैदी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जमशेद जैदी का भी अपना एक वोट बैंक है। अब एक बड़ा सवाल है, जो एक नाम जुड़ा है इन बीओटीज़ के साथ, शाहिद अली खान का। क्योंकि शाहिद अली खान के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को जिताने के लिए जाने जाते हैं। कमर अहमद को चुनाव लड़ा चुके हैं, लड़ा करके जिता चुके हैं। एचआर खान सुहेल को चुनाव लड़ा चुके हैं, लड़ा करके जिता चुके हैं। कमर अहमद को 2-2 बार लड़ा के जिता चुके हैं। तो इनके साथ एक बड़ी टीम है, मेंबरों की एक बड़ी तादाद है और काफ़ी जो यंग एज के लोग हैं शाहिद अली खान के, उनसे गहरे रिश्ते हैं। इसलिए अगर देखा जाए तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शाहिद अली खान एक मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर जाने माने और पहचाने जाते हैं और हर तरह से ये सक्षम बताए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा संख्या, एक बड़ी तादाद मेंबरों की जो है दिखाई दे रही है आसिफ हबीब के साथ। आसिफ हबीब एक कामयाब बिजनेसमैन है, कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे जाने माने पहचाने जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक चाहे वो माजिद अली खान हो, माजिद खान हो या और दूसरे मेंबर हों, मुदस्सिर हो, नजम साहब चूँकि मेंबर नहीं है, और चूँकि बाकी लोगों के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या फ़ैसला लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में इस पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सिराज साहब को भी हल्के में लेना, अबरार साहब को हल्के में लेना या आसिफ हबीब साहब को हल्के में लेना एक दूसरे के लिए भूल हो सकती है, क्योंकि सबके अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, सबके अपने अपने माइनस पॉइंट हैं। लेकिन जिस तरह से अबरार साहब ने सारा जो क्रेडिट है आउटगोइंग प्रेसिडेंट को दिया और मॉरली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, उससे अबरार साहब का कद बढ़ा है। लेकिन उस कद को किस तरह मेंटेन कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा अबरार साहब के लिए आने वाले दिनों में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मगर लेकिन, आइदर नाइदर, हाउ एवर एल्स, दो के बीच में घूम रही हैं। अब क्या फैसला होगा नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी हर नज़र बनी हुई है, वतन समाचार की नज़र बनी हुई है इन पूरी खबरों पर, क्योंकि सिराज साहब 20 साल तक इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सरपरस्त रहे हैं, सदर रहे हैं।
तो क्या एंटी इनकम्बेंसी होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से एजीबीएम में तकरीबन 1000 वोटरों का फुटफॉल हुआ और उसमें बड़े तादाद में वोटर निकल करके सामने आए। अगर यही संख्या एजीबीएम वाली जो एसजीबीएम वाली माफ़ कीजिएगा, अगर वोटिंग के दिन यानी 11 अगस्त को कन्वर्ट होती है, 11 अगस्त को लोग सामने आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बड़ी दिलचस्प हो सकती हैं, क्योंकि मेंबर किधर जाएंगे नहीं जाएंगे। क्रॉस वोटिंग की मैं बार बार कह रहा हूँ, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और हर एक के अपने प्लस पॉइंट हैं, चाहे वो सिराज साहब हों, चाहे वो अबरार साहब हों, चाहे वो आसिफ हबीब हों, और हर एक के अपने माइनस पॉइंट हैं। किसी के साथ नया होने का है कि आप अभी चुनाव नहीं लड़े हैं तो आप कैसे मेंबरों को दे पाएंगे। किसी के साथ ये है कि 20 साल तक आप रहे हैं तो आपकी अपनी एक लेगेसी रही है, आप उस लेगेसी को कैसे मेंटेन करेंगे। जो अच्छे हुए या जो नहीं हुए उनका हिसाब भी उनसे आने वाले दिनों में मांगा जाएगा। अब इनका क्या रवैया होता है, हर अपडेट्स हमारी बनी हुई, जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएगी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि अबरार साहब का जो ग्रुप है, पिछले बार लगभग 400 वोट यानी 367 वोट वो थे जो सिराज साहब के खेमे को पड़े थे, लेकिन अबरार साहब और उनके खेमे को नहीं पड़े थे। उसके बावजूद अगर ये जीत करके ये लोग आए तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या ये वोट इस बार फिर ये लोग मेंटेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सवालों के पीछे सवाल है और जवाबों के पीछे जवाब है। हर सवाल में सवाल है और हर जवाब में सवाल है। क्या कुछ होगा आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारी हर अपडेट्स इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के चुनाव से लेकर के कोशिश होगी कि आप तक फुल्ली पहुंचाने की कोशिश करें, ईमानदाराना तरीके से पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आप भी वतन समाचार से इस संदर्भ में बात करना चाहते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है WATANSAMACHAR watansamaachar@gmail.com। आप हमको अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आपकी आवाज़ अभी जो मौजूदा मेंबर हैं 2054-55 उन तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपकी आवाज़ पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ मेंबरों तक पहुंचाई जाए। लेकिन अफसोस होता है कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि आप इनका इंटरव्यू मत लीजिए, उनका इंटरव्यू मत लीजिए। अगर आप मीडिया को आज़ाद देखना चाहते हैं तो आज़ाद मीडिया को बनाने के लिए आपका समर्थन और आपका सहयोग भी हमें ज़रूरी है। आप अपनी बात पहुंचाएं और दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार रहें। जय हिंद। इसी तरह आप देखते रहिए वतन समाचार। आपके प्यार के हम हमेशा मोहताज हैं और हमें आपके प्यार और प्रेम और सौहार्द की ज़रूरत है।